नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछली कड़ी में हमने देखा कि इस्तांबुल जाते समय ट्रेन के कंपार्टमेंट में एक तुर्क व्यक्ति टॉरकॉम जी के परिवार को किस तरह परेशान कर रहा है और अंततः पुलिस वालों को बीच बचाव के लिए आगे आना पड़ा। ऑडियो नंबर 27 में हम इसी घटना को जारी रखेंगे। तुर्क व्यक्ति की पूरी बात सुनने के पश्चात पुलिस ने कहा, मैं तुम्हें हिदायत देता हूँ कि तुम अपनी ज़बान पर नियंत्रण रखो, अन्यथा दूसरे स्टेशन पर अपनी दोनों सुंदर पत्नियों के बिना उतार दिए जाओगे। अब अपनी जगह पर जाओ, लेकिन फाइक आप यहीं रुकिए। मेरे पिता उस पुलिस वाले के मुंह से अपना नाम सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। पुलिस वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मेरे पिता के ना कहने पर उसने कहा, मुझे गौर से देखिए। मेरे पिता ने कहा, ओह, और दोनों एक दूसरे के गले लग गए। मेरे पिता ने उसे दोबारा गले लगाते हुए पूछा, कैसे हो तुम? मेरे अंदर की सारी व्याकुलता खत्म हो गई। मैंने दौड़कर मम्मी को सब कुछ बताया। तुर्क व्यक्ति शांत बैठा हुआ था। मैंने मम्मी के कानों में फुसफुसा कर कहा, मम्मी, डैडी और पुलिस एक दूसरे को जानते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, आप चिंता न करें। मैं वापस दौड़कर उस जगह गया जहां डैडी और पुलिसमैन आपस में बातें कर रहे थे। वे उस वक्त की बात कर रहे थे जब पुलिस वाला एक सैनिक था और मेरे डैडी इमरजेंसी वार्ड में। वहां रहते हुए उन्होंने पुलिस वाले के शरीर से 3 गोलियां निकालकर उसकी जान बचाई थी। वह सैनिक मेरे पिता के प्रति एहसानमंद था। मैंने एक बार फिर जाकर अपनी मम्मी और बहनों को यह सुखद समाचार सुनाया ताकि वे निश्चिंत हो सके कि सब कुछ ठीक चल रहा था। रात हो चुकी थी। दूसरा स्टेशन आने पर पुलिस ने उस तुर्क व्यक्ति को वहां रिपोर्ट लिखाने के लिए उतार दिया, इस चेतावनी के साथ कि जब तक वह अपना कार्य नहीं कर लेता तब तक उसकी दोनों पत्नियां वहीं उसी कंपार्टमेंट में रहेंगी। हम सभी ने राहत की सांस ली। अंततः हम इस्तांबुल पहुंचे। स्टेशन पर मेरी माँ की तरफ के सारे रिश्तेदार हमारा इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने हमें एक 3 मंजिला मकान में किराए पर रहने की जगह दिलवा दी थी। हम तीसरी मंजिल पर रहने वाले थे। मेरे अंकल दूसरी और मेरी आंट, जो बहुत वृद्ध थी और सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी, पहली मंजिल पर। इस घटना के साथ यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है दुखद संबंध। इस्तांबुल पहुंचने के कुछ दिनों बाद मेरे पिता ने मेरा और मेरी बहन का दाखिला ईसायान आर्मेनियन स्कूल में करवा दिया। स्कूल की इमारत बहुत सुंदर थी और वहाँ के शिक्षक और साथी विद्यार्थी सभी बहुत मित्रवत थे। सारे शिक्षक मेरी हैंडराइटिंग की बहुत प्रशंसा करते और सभी को दिखाया करते। कुछ सालों में ही मैं वहाँ का सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी बन गया था और स्कूल का सबसे अच्छा धावक भी। साल के अंत में स्कूल की एक सभा होती जिसमें स्कूल के सभी लोग उपस्थित होते। करीब 1000 लोग एकत्रित होते। हम उस स्कूल में 5 सालों तक रहे और हर साल मैं और मेरी बहन दोनों ने हमेशा उच्चतम अंक प्राप्त किए और इसके अलावा भी हमने कई प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्राप्त किए और सम्मानित हुए। हमारे माता पिता को भी हमारे ऊपर गर्व था। स्कूल में रहते हुए एक ऐसी घटना भी हुई जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। मेरी क्लास में एक लड़का था जिसके पिता भिखारी थे। वह असल में एक धनवान व्यक्ति थे, लेकिन वह चर्च के गेट पर बैठकर भीख मांगा करते। वह फटे पुराने कपड़े पहनते, अपनी हैट को आंखों तक खींच लेते और सबके सामने कुछ पैसों के लिए हाथ फैलाते रहते। मुझे मालूम था कि वह कौन है
और यह भी मालूम था कि उसके 2 बेटे हैं जो अपने पिता का नाम नहीं लेते थे। उन्होंने अपने घर के पते को भी एक रहस्य बनाकर रखा था और इसे सभी साथियों से छुपाते थे। उनके मन में अपने पिता के प्रति कोई प्रेम नहीं था, लेकिन क्लास में वे शांत और आज्ञाकारी थे। उनमें अपने पिता के प्रति बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। जब वे स्कूल से घर लौटते, अपने पिता को पैसे गिनते हुए देखते जो उन्हें भीख में मिले थे। वे अपने बीच कभी भी अपने पिता की चर्चा नहीं करते, बहुत कम बातें करते। साधारणतः वे एक दूसरे से आँखों के माध्यम से या इशारे से बातचीत करते, जिनमें अपने पिता और दूसरों के लिए दुख, भय और घृणा के भाव होते। और कोई भी यह समझ सकता था कि ये दोनों बच्चे कितने उपेक्षित हैं। सांसारिक रूप से उनके पिता उनके प्रति दयालु थे। वह उनकी सभी ज़रूरतों को पूरी करने की कोशिश करते, लेकिन उनके हृदय में, उनके मन में एक गहरी खाई थी। घर पर एक मौन छाया हुआ था। बातचीत बहुत कम होती। प्रसन्नता और आनंद का अभाव महसूस किया जा सकता था। दोनों लड़कों के मस्तिष्क और हृदय में एक बड़ा विरोधाभास चलता रहता। वे अपने पिता के बारे में किसी भी तरह की बातचीत करने से बचते रहते। हालांकि उनके पिता उनके स्वर्गवासी माँ का सारा कर्तव्य निभाते। देखा जाए तो वह एक अच्छे पिता थे। बस उनमें एक ही खामी थी कि वह भीख मांगते थे। यही वजह थी कि उनका कोई दोस्त या संबंधी नहीं था। यहाँ तक कि ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए भी वह बहुत दूर जाया करते ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। वह भीख मांगने में दक्ष थे। वह जानते थे कि किस समय और स्थान पर उन्हें अच्छी भीख मिल सकती है। उन्हें यह भी मालूम था कि किस तरह के शब्दों का उपयोग करने पर सामने वाले व्यक्ति के मन में करुणा जगाई जा सकती है। भीख मांगना उनके लिए एक कला और पेशा दोनों थे। उनका छोटा बेटा मेरा सहपाठी था और मुझे बहुत पसंद भी करता था, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता कि किसी भी तरह उसकी भावनाएं आहत न हों। एक दिन मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे घर जाना चाहता हूँ। उसने मेरी तरफ मुस्कुराकर कहा, हैरुटिन जान, आज मैं अपने घर नहीं जा रहा हूँ, आज मैं अपनी आंट के घर जाऊँगा। मुझे मालूम था कि वह झूठ बोल रहा है, इसलिए मैं मुस्कुरा दिया। मेरी मुस्कुराहट ने उसे बता दिया था कि मैं उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा। वह भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और उसकी मुस्कुराहट ने मुझे बहुत सी चीज़ें बताई, जैसे कि वह झूठ बोल रहा था, फिर भी उसके शब्दों पर विश्वास किया जाए, उसे घर पर ले जाने का दबाव न डाला जाए। इसके द्वारा वह यह भी कहना चाहता था कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा घर, मेरे पिता को और जिस तरह हम रहते हैं ये सब देखो। कृपया मुझे समझने की कोशिश करो। मैं इनके बारे में कोई बातचीत नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारी दोस्ती की कद्र करता हूँ और मुझे डर है कि कहीं तुम मेरे बारे में सब कुछ जान न जाओ, क्योंकि उसे जानने के बाद हम दोस्त नहीं रह पाएंगे और यह स्थिति मेरे लिए बहुत दुखद होगी। हो सकता है इस निराशा में मैं स्कूल ही छोड़ दूँ, क्योंकि यह स्थिति मेरे लिए असहनीय होगी कि मैं स्कूल में रहूं लेकिन तुम मेरे दोस्त न रहो। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार।